नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन नेवी को सौंपा आईएनएस विक्रांत। देश की समुद्री सुरक्षा में देगा अहम योगदान। 22 साल में बनकर तैयार हुआ है विक्रांत। ट्विटर के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त। कर्नाटक हाई कोर्ट में कहा कि कानून का उल्लंघन कर रहा है ट्विटर। सुरक्षा से जुड़े फैसले देखना सरकार की जिम्मेदारी, किसी मंच की नहीं। एशिया कप में भारत को लगा करारा झटका। रविंद्र जडेजा हुए टीम से बाहर, अक्षर पटेल को मिली जगह। रविवार को पाकिस्तान से हो सकता है भारत का मुकाबला। सीमित दायरे में हुआ शेयर बाजार में कारोबार। सेंसेक्स 37 अंकों की तेजी के साथ 58,803 अंकों पर हुआ बंद। निफ्टी 3 अंक की कमजोरी के साथ 17,539 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक टकराव से। क्योंकि आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत दी, साथ ही गुजरात सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है। तो सुनवाई के दौरान क्या बोला कोर्ट और तीस्ता को कैसे मिली राहत, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं हिमाचल चुनावों की तैयारियों में लगी कांग्रेस अब राज्य में मजबूत नजर आ रही है। आखिर कैसे, इस पर भी करेंगे बात। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने पीएम के वार पर किया पलटवार। इसके साथ ही बात होगी जयराम रमेश के गुलाम नबी आजाद पर फूटे गुस्से की। साथ ही ये भी जानेंगे कि एकनाथ शिंदे और उद्धव के निजी सचिव के बीच बढ़ रही नजदीकियों के क्या है मायने। इन खबरों के अलावा और भी कई बड़ी खबरों पर होगी चर्चा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। दोस्तों, 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक टकराव के मामले में जैसे ही पीएम मोदी को क्लीन चिट मिली, सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ जेल में पहुंच गई और करीब 2 महीने से जेल में ही थी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया तो कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया और सरकार के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला सुनाया। क्या रहा कोर्ट का फैसला, देखिए रिपोर्ट में। 2002 के गुजरात मामले की गूंज अब तक सुनाई देती है। भले ही इस मामले को 2 दशक बीत गए हों, लेकिन जांच अभी भी जारी है और इसके घेरे में जो लोग आए थे वो तो बचते नजर आ रहे हैं। मगर अब सामाजिक कार्यकर्ताओं पर शक की सुई घूम गई है, जिसके घेरे में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ भी हैं, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु भट्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दी। उन्हें 2002 के गुजरात मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। कोर्ट ने तीस्ता से अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक महिला है जो 2 महीने से हिरासत में है। जो मामला है वो 2002-2010 के बीच के दस्तावेज का है। जांच मशीनरी को 7 दिनों तक उससे हिरासत में पूछताछ का मौका मिला होगा। रिकॉर्ड में मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए हमारा विचार है कि हाईकोर्ट को मामले के लंबित रहते समय अंतरिम जमानत पर विचार करना चाहिए था। वहीं सुनवाई के दौरान काफी सवाल जवाब भी हुए। सीजेआई ने सरकार से सवाल किया कि आपको तीस्ता से हिरासत में पूछताछ में क्या मिला। वहीं गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इंटेलिजेंट हैं, शायद कुछ बताया नहीं होगा। इस पर सीजेआई ने कहा कितने दिन की पुलिस हिरासत थी, तो उसने क्या जवाब दिया। एसजी ने कहा कि उसने कोई सहयोग नहीं किया। अब गुजरात सरकार की ओर से तो लगातार तीस्ता सीतलवाड़ को दोषी बताया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। इस खबर ने तीस्ता और उनके समर्थकों को राहत दी। वैसे राहत तो आज कांग्रेस को भी मिली, वो भी हिमाचल में, क्योंकि कांग्रेस अब राज्य में मजबूत स्थिति में दिख रही है। आखिर कैसे मिले कांग्रेस को ऐसे संकेत, आइए देखते हैं इस खास खबर में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों के लिए घमासान शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट के लिए 1347 नेताओं ने आवेदन किए हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने टिकट लेने वालों से आवेदन मांगे थे, जिसकी अंतिम तारीख 1 सितंबर शाम 5 बजे तक रखी गई थी, जिसमें कांग्रेस के टिकट के लिए अंतिम दिन में सबसे ज्यादा आवेदन मिले हैं। इन आवेदनों की संख्या 1347 तक पहुंच गई, जिसमें 670 आवेदन ऑनलाइन मिले। इसके अलावा 670 ऑफलाइन आवेदन किए गए हैं। इस बीच सबसे ज्यादा आवेदन हॉट सीट शिमला शहर के लिए आए हैं।
शिमला शहर से टिकट पाने के लिए 40 से ज्यादा आवेदन आए हैं। इन आवेदनों को लेकर कांग्रेस पार्टी के महासचिव नरेश चौहान ने जानकारी देते हुए कहा, अब इन आवेदनों की स्क्रूटनी की जा रही है कि कौन से क्षेत्र से कितने आवेदन आए हैं। इसके बारे में देर शाम तक या सुबह तक पूरी जानकारी मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 1 सितंबर को प्रदेश की जनता के लिए 10 गारंटी वाला मिनी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने अपने 10 वादों में पुरानी पेंशन योजना और 300 यूनिट तक बिजली प्रदेश की जनता के लिए मुफ्त देने का संकल्प लिया है। हिमाचल प्रदेश में इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ताल ठोक रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से निपटने के साथ साथ आप से भी मुकाबले के लिए एक प्लान तैयार किया है, जिसे कांग्रेस ने प्लान बी का नाम दिया है। कांग्रेस की माने तो राज्य में कांग्रेस फिर वापसी कर रही है और आपका प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। वहीं पिछले चुनाव के रिजल्ट पर नजर डालें तो बीजेपी ने 44, कांग्रेस ने 21, सीपीआईएम ने 1 और 2 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस 60 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार बनने के लिए पार्टी को 1300 से ज्यादा आवेदन मिले हैं, यानी साफ है राज्य में कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है। अब इस बात से जहां कांग्रेस में खुशी है तो वहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है और बीजेपी की ये टेंशन सीएम नीतीश कुमार भी बढ़ा रहे हैं जब से उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा है। पीएम और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब उन्होंने पीएम के वार पर पलटवार कर दिया है। क्या बोले नीतीश, देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी के लिए नीतीश कुमार बड़ी मुसीबत बनते दिख रहे हैं। उनके नाम पर कई पार्टियां एकजुट होती दिखाई दे रही हैं। पटना में केसीआर के साथ उनकी मुलाकात का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इस मुलाकात पर पीएम मोदी ने तंज कसा है। केरल दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई ने राष्ट्रीय राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण किया है। कुछ लोग खुले तौर पर आरोपों का सामना करने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम का इशारा आरजेडी जेडीयू गठबंधन को लेकर है, यानी साफ है पीएम मोदी भी अब नीतीश कुमार को अपनी चुनौती मानने लगे हैं। पीएम के इस बयान पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, वो क्या बोलते हैं मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूँ, बस एक बात जान लीजिए कि भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा। क्या कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए। यहाँ तक कि कभी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया गया। वो क्या बोलते हैं वो अपना बोले, हमसे कोई मतलब नहीं। कोई केंद्र में क्या बोलता है इस पर हम ध्यान नहीं देते। भाजपा को सोचना चाहिए दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि वो भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई भ्रष्टाचार का आरोपी बीजेपी में शामिल हो जाता है तो जरूर उस पर कार्रवाई बंद हो जाती है। ऐसे में ये सवाल पीएम को खुद से ही पूछना चाहिए। पीएम ने दक्षिण से इशारों में निशाना साधा तो नीतीश कुमार ने बिना समय गवाए सीधा बीजेपी को निशाने पर ले लिया। वार पलटवार का ये दौर लगातार जारी है, क्योंकि दोस्त अब दुश्मन जो बन गए हैं। ठीक उसी तरह जैसे गुलाम नबी आजाद और जयराम रमेश, जब से आजाद ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है वो पार्टी को घेर रहे हैं, तो जयराम भी कम नहीं पड़ रहे हैं। कांग्रेस से अलग होने के बाद गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं और उनके निशाने पर सबसे ज्यादा राहुल गांधी है। जम्मू कश्मीर को लेकर भी आजाद ने यह दावा किया था कि घाटी में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर कांग्रेस का एक वीडियो शेयर कर कहा कि दिल्ली के बंगलों में बैठे लोगों से कांग्रेस की जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत नई दिल्ली में बैठे लोग जो फैला रहे हैं उससे अलग है। जयराम रमेश ने ट्विटर पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के एक वीडियो को टैग करते हुए लिखा, ये जमीनी हकीकत है। ये मोदी सरकार द्वारा दिए गए बड़े बड़े लॉन वाले बंगले में बैठे लोगों द्वारा बनाई गई वास्तविकता से अलग है। लोग फर्जी खबरें फैला रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में कांग्रेस के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि भलेसा उपमंडल के सभी प्रखंडों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 सितंबर को गंगडो के पार्टी कार्यालय में बैठक की। बैठक 50 साल से ज्यादा समय से हो रही है। भलेसा गुलाम नबी आजाद का गृह गांव है। उन्होंने आगे कहा कि वो पहले भी कांग्रेस के साथ थे और आगे भी कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से जम्मू कश्मीर कांग्रेस से एक के बाद एक कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं। लगभग 36 से 37 नेताओं ने उनके समर्थन में पार्टी छोड़ दी है। जयराम रमेश ने वीडियो शेयर कर ये साफ किया कि इस तरह की बैठक महीने के पहले दिन 50 से अधिक सालों से हो रही है और आजाद के इस्तीफे के बाद भी इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें, बीते मंगलवार को गुलाम नबी आजाद ने G23 ग्रुप के नेताओं के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसे लेकर भी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि G23 ग्रुप कभी अस्तित्व में था ही नहीं और इस मिथक को गढ़ने के लिए मीडिया दोषी है।
जयराम ने कहा, गुलाम नबी आजाद अफवाहें फैला रहे हैं। अब राजनीति में अफवाहें और अटकलें लगना कोई नई बात तो नहीं है। जैसे कि इस वक्त महाराष्ट्र में अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। कयास है कि शिंदे एक बार फिर उद्धव से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। आखिर क्यों लग रही हैं ऐसी अटकलें, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में अब नई सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की मिलीजुली सरकार है। सत्ता सुख पाने के लिए ये दोनों साथ तो आ गए, लेकिन अब कब तक साथ रहेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नई सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तभी से बीजेपी और शिंदे गुट के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। दोनों के बीच तल्खियां देखने को मिल रही हैं, कभी मंत्री पद को लेकर तो कभी विभागों को लेकर तो कभी विभागों के आवंटित बजट को लेकर। बीजेपी और शिंदे गुट में नाराजगी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, शिंदे गुट का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ अपना ही फायदा कर रही है और एकनाथ शिंदे को सिर्फ सीएम पद देकर बाकी सभी जगह पर खुद कब्जा कर लिया है। यानी नई सरकार में सिर्फ बीजेपी का वर्चस्व है, जिसके बाद से दोनों के अलग होने की अटकलें भी लगने लगी हैं। अब इन्हीं अटकलों के बीच ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने इन संभावनाओं को और ज्यादा बल दे दिया। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गणेश चतुर्थी के मौके पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर के आवास पर पहुंचे। हालांकि उनका कहना है कि वो भगवान गणेश की पूजा करने के लिए नार्वेकर के आवास पर गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के नार्वेकर के घर जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि नार्वेकर उद्धव ठाकरे का करीबी माना जाता है। दरअसल इस मुलाकात ने हलचल इसलिए मचा दी क्योंकि अब शिंदे ने बागी विधायकों के साथ मिलकर उद्धव के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए थे। उस दौरान नार्वेकर ने शिंदे से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन शिंदे ने मिलने का समय नहीं दिया था। ऐसे में अब बीजेपी से मनमुटाव की खबरों के बीच ये तस्वीर कई संकेत दे रही है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि जल्द ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर आ सकते हैं। इसे शिंदे और बीजेपी के बीच बढ़ती दूरियों को कम करने का प्रयास माना जा रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम फडणवीस का कहना है कि अमित शाह बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार करने आ रहे हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। शिंदे और नार्वेकर की इस मुलाकात के क्या मायने हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस मुलाकात ने दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी है और केंद्र की मोदी सरकार बेचैन हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार की बेचैनी आज सुप्रीम कोर्ट के एक नोटिस ने भी बढ़ा दी, जिसमें देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की गई है। क्या है उस नोटिस में, आइए देखते हैं। बढ़ती जनसंख्या को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में अधिक जनसंख्या की समस्या को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए नियम, कानून और दिशा निर्देश बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने सरकार से जवाब मांगा और मामले को इसी तरह की दूसरी लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव दांडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की दायर याचिका में कहा गया कि हर साल जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और बढ़ती आबादी को जारी नहीं रख सकते। जनहित याचिका में कहा गया है कि जब बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में भारी वृद्धि होती है, तो राष्ट्र फिर कोई और काम नहीं कर पाता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार बढ़ती आबादी को रोजगार नहीं दे पा रही है और न ही भोजन, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पा रही है। यही वजह है कि इन जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। स्वामी जितेंद्रानंद स्वामी के वकील अश्वनी उपाध्याय ने कहा, भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या है। जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के पीछे यही वजह है। संविधान में लिखा गया है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून होना चाहिए, मगर सरकारों ने आज तक कानून नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। सुनवाई के लिए डेट तय कर दी गई है। अब भी ये नहीं बना तो भारत में पानी और जमीन के लिए लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसा समय जल्द आएगा, ना रहने के लिए मकान होगा और ना ही पीने के लिए पानी। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर सुनवाई करेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात जीडीपी को लेकर एसबीआई और मूडीज के अनुमान की। देश की जनता इस वक्त महंगाई से जूझ रही है। खाने की चीजों से लेकर तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस दौर में उसे राहत की उम्मीद है, लेकिन अब तो आने वाले दिनों में उनकी परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि एसबीआई और मूडीज ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है, जिसका असर महंगाई पर भी देखने को मिलेगा। तो कितनी घटेगी जीडीपी ग्रोथ, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
देश का विकास जीडीपी पर निर्भर करता है। जब ये बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है, लेकिन देश में तो जीडीपी लगातार लाल निशान पर जा रही है और अब तो एसबीआई और मूडीज ने भी ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जिससे लोगों की चिंता और बढ़ेगी। एसबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। पूरे साल के लिए इसे 7.5% से घटाकर 6.8% कर दिया है। घोष ने कहा कि जीडीपी भले ही डबल डिजिट में रही है, लेकिन फिर भी ये बाजार की उम्मीदों से कम है। इसका सबसे बड़ा कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ रही, जिसमें पहली तिमाही में 4.8% की मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये 49% थी। कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ रेट 16.8% रही, जो फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2022 में 71.3% थी। इसके अलावा माइनिंग ग्रोथ 18% से घटकर 6.5% रह गई। वहीं मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भी फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान को घटा दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इसे 8.8% से घटाकर 7.7% और फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 5.2% कर दिया है। मूडीज ने इसका कारण बढ़ती ब्याज दर और ग्लोबल ग्रोथ का धीमा होना बताया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने 2022-23 की अप्रैल-जून तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी किए थे, जिसके बाद एसबीआई और मूडीज ने अपना ग्रोथ अनुमान कम किया है। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 13.5% रही। पिछले साल की समान तिमाही में ये 20.1% थी। पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 4.1% थी। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि कैसे लगातार देश का विकास घटता जा रहा है। अब इस गिरावट के बाद सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे सुधरेंगे हालात। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।